पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। अगर बात करें इतिहास का, तो इतिहास का वह दौर लगभग 1526 का ईस्वी रहा होगा। उस समय दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य की बागडोर इब्राहिम लोदी के अंडर कंट्रोल में हुआ करता था। क्योंकि उस समय हमारे दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन था और उसी के अंडर कंट्रोल में ये सारा भारतवर्ष था। उसके पास ऑन दैट टाइम 15 लाख फोर्स थी, 15 लाख सेना थी इब्राहिम लोदी के पास। इसके साथ साथ अनेकों तीर धनुष, भाला, तलवार, घुड़सवार फौज, यूं कहे तो युद्ध जितने की सारी फौज और सारा सरो सामान इसके पास अवेलेबल था। आसपास इतनी बड़ी सेना किसी और देशों के पास लगभग नहीं के बराबर थी, क्योंकि 15 लाख सेना अपने आप में एक बहुत विशाल और बड़ी फौज हुआ करती थी। इस इब्राहिम लोदी को अपनी सेना पर घमंड हो गया और यही से उसका पतन की शुरुआत हो गई। घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन का हो, रूप का हो, सुंदरता का हो, या फिर डॉट 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 एज एनीथिंग, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, फिर घमंड किस बात का। ठीक है, तो 1526 के दौर में इसको अपनी सेना पर बहुत ज्यादा गर्व हो गया, घमंड हो गया। और इसने किया क्या कि इनविटेशन लेटर, जिस प्रकार से हम लोग शादी विवाह चाहते हैं तो कार्ड छपवाते हैं ना, ठीक वैसे ही इब्राहिम लोदी साहब ने किया क्या कि इनविटेशन लेटर, कार्ड छपवाया। ठीक है, और अन्य सभी देशों के पास कार्ड को भेज दिया कि अगर आपको कबूल है, हमारे पास इतनी सेना है, ये है, वो है, घुड़सवार फौज है, अगर आपको कबूल है तो हमसे आकर के युद्ध करें। अगर आप युद्ध करने में सक्षम हो हमसे, तो आसपास के सभी देशों के पास इनका इनविटेशन लेटर गया। जितने भी देशों के पास इनविटेशन लेटर गया, सब लोग देखें इसके पास 15 लाख फौज है। 15 लाख फौज अपने आप में बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, और इतनी बड़ी सेना देख करके ही लोग अचंभित हो जाते थे नहीं, और युद्ध से नकार देते थे कि हम इससे युद्ध करने में सक्षम नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे वार में जीत सकते हैं। सबने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। परंतु हुआ क्या कि अफगान का जमींदार का बेटा, जिसका पूरा नाम हुआ करता था आपका क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो एक इनविटेशन लेटर बाबर के पास भी गया। तुर्क अफगान के एक छोटे से इलाके का ये जमींदार का बेटा था और वहां का शासक था। ठीक है, एक इनविटेशन लेटर बाबर के पास जाता है तो बाबर उस इनविटेशन लेटर को अच्छे से पढ़ता है और कहता है कि इसको अपनी फौज की बहुत बड़ी घमंड है और इसका घमंड हमें चूर ही करना पड़ेगा। लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, देखिए हुआ क्या, बाबर के पास मात्र महज 1 लाख फौज था बाबर के पास, और इब्राहिम लोदी के पास 15 लाख, मतलब एक फौज पर 15 सेना। जरा सोचिए, युद्ध दोनों के बीच 14 लाख का फासला है, आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है, परंतु बाबर ने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और युद्ध के लिए अपनी सेना को कहा तैयार हो जाओ।
महज 2 माह में बाबर ने अपनी फौज को लेकर के और भारत पर अटैक किया 1526 ईस्वी में। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अर्थात पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। याद करिए आज के बाद, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में जैसे आप बैठते हो तो कई बार पूछता है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो याद रखिए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, उस समय सेना का कार्यभार बाबर ने अपने हाथों में ले लिया था और उसके बाद पूरी तरह से युद्ध का पासा ही पलट गया। ठीक है, हुआ क्या? जरा आप ही बतलाइए कि कहाँ 15 लाख की विशाल फौज और कहाँ महज 1 लाख को सेना को लेकर के बाबर युद्ध करने के लिए इब्राहिम लोदी के पास आ गया। सीधा घमासान युद्ध हुआ, परंतु बाबर इस युद्ध में पूरी तरह से विजयी हुआ। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा कारण था। इब्राहिम लोदी के पास सेना तो 15 लाख थी, परंतु युद्ध के तौर तरीके उसके पास घुड़सवार फौज था। तलवार भाला तीर धनुष से युद्ध कर रहे थे उसका फौज, जबकि बाबर का फौज जो था तोप, बंदूक, राइफल और हाथी। प्रथम बार पूरे विश्व में प्रथम बार युद्ध में तोप, हाथी, राइफल, बंदूक, गोली, बम बारूद इत्यादि का प्रयोग करने वाली सेना बन गई। जरा आप ही बतलाइए कि कोई तीर धनुष से वार करने के लिए हम पर आता है और इस लोग बैठल 1000 10,000 सेना को सुला देता था, युद्ध नहीं जीतेगा। और यही कारण है कि बाबर पूरी तरह से इस युद्ध में विजयी रहा। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की टोटली हुआ क्या? इस युद्ध में हार गया। यही कारण है, इसीलिए कहा जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी भी, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों न हो। यहाँ पर इब्राहिम लोदी का घमंड बाबर के द्वारा चूर-चूर हो गया। देखिए, बात करें बाबर का, तो बाबर युद्ध के विचार से आया था, परंतु वो इंडिया में राज करने के लिए नहीं आया था। वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो इंडिया में आकर के रहे, परंतु हम भारतीयों को ऐसे ही इंडिया वाले नहीं कहा करते हैं, क्योंकि जो भारत में प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध में बाबर विजयी रहा, तो वो सोचा कि कुछ दिन हम इंडिया में यहाँ पर रहेंगे 1-2 महीना, और उसके बाद फिर हम अपने राज्य में चला जाएंगे, अपने देश चले जाएंगे। यहाँ पर आखिर हमारा है ही कौन, क्या करेंगे यहाँ पर रहकर। पर यहाँ पर जब रहने का शुरुआत किया बाबर, तो यहाँ की खान पान, बोलचाल, वेशभूषा, रहन सहन, जात पात, धर्म, रीति रिवाज, लोगों का पहनावा देख करके बाबर अचंभित हो गया। उसकी पैरों तरह से जमीन ही खिसक गई, और जो वो विचार करके आया था कि कुछ दिनों के बाद हम
अपने देश लौट जाएंगे, उसका मन ही बदल गया और पूरी तरह से कहा कि जब हम युद्ध जीत ही गए हैं तो ये देश भी तो अब हमारा ही हो गया। अब इतना बड़ा और इतना संस्कारी और इतना विशालकाय मस्त देश को छोड़ करके भला कौन जाना चाहेगा। और तब से बाबर इंडिया पर राज करने लगा। तो यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना का दौर की शुरुआत हुई। आज के बाद कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि हु इज द फादर ऑफ फर्स्ट बैटल या फिर हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य का पिता कौन, बाबूजी कौन, जनक कौन, या फिर प्रथम विश्व युद्ध पानीपत का किसके बीच हुआ था, तो याद रखिए बाबर को मुगल साम्राज्य का पिता कहा जाता है, क्योंकि प्रथम पानीपत के युद्ध में जीत करके 1526 ईस्वी में और इब्राहिम लोदी के हरा करके और उसके बाद से ही यहाँ पर मुगलों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद बाबर ने एक दो नहीं कई युद्ध किए, परंतु उनमें से कुछ युद्ध आपका इम्पोर्टेंट है, बार बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है, उसको हम आपको बता दिए जाते हैं। ये है बाबर के द्वारा किए गए 4 प्रमुख युद्ध, जो कि बार बार आपका एग्जाम में रिपीट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कहता है कि पानीपत का विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में। फिर आपका खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का जो युद्ध है 1527 ईस्वी में हुआ था। फिर चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 ईस्वी में हुआ था। और फिर घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो 1529 ईस्वी में हुआ। घाघरा जो है आपका एक लड़की का पहनने वाला पोशाक भी है और किसी जगह का नाम भी है। जैसे पानीपत को आज हम लोग हरियाणा शहर के नाम से जानते हैं। हरियाणा का पहले नाम था पानीपत, ठीक है। चूंकि इसको हमने एक ट्रिक के द्वारा सजाया है। मान लीजिए कि अगर आपको इस युद्ध को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको हमने क्या किया है कि ट्रिक से सजा दिया है कि पी खा के चला घरे, ठीक है। पी खा के चला घरे, पीस हो गया पानीपत, खास हो गया खानवा का, चलस हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर से हो गया आपका घाघरा का युद्ध। ये 4 इतिहास का महत्वपूर्ण इतिहास का वह दौर है जिसमें बाबर पूरी तरह से विजयी रहा, ठीक है। बाबर भारत में आने के बाद कई युद्ध किए, पर कई युद्धों में से 4 युद्ध आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, बाबर के द्वारा किया गया। ये प्रमुख युद्ध है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको हमने एक ट्रिक से आपको सजा दिया है। अगर आप चाहें तो इससे आप, ताकि आपका मेमोरी पावर जो है इसमें से आप भूले ना, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक रहा, पी खा के चला घरे, ठीक है। और ईस्वी के साथ हमने इसको सजाया है। इसके बाद 1530 ईस्वी में होता क्या है कि बाबर मर जाता है। और बाबर का निम्नलिखित 4 लड़का था, एक दो नहीं, 4 लड़के थे बाबर के। सबसे बड़ा लड़का का नाम था हुमायूं। 1530 ईस्वी में जब बाबर मर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा लड़का रहता है उसी को परिवार के कार्यभार का जो
जिम्मेवारी होती है उसी के सर पर आता है, उसी के सर पर बोझ डाला जाता है। तो उसका बड़ा लड़का जिसका नाम था हुमायूं, बहुत ही तेज तर्रार, शरीर से तंदुरुस्त, बलवान और बुद्धि विवेक, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल सारा का अध्ययन किया था। और बहुत ही यूं कहे तो एक योद्धा की सारी भली भांति खूबी उसमें अवेलेबल थी, उसमें मौजूद थी। ठीक है, तो 1530 ईस्वी में हुमायूं, उसका बड़ा लड़का, उसको बैठा दिया गया गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और बाकी बचे 3 भाई थे। इसको अलग अलग राज्यों में इनको जिम्मेदारी कार्यभार के अनुसार बांट दिया गया। उस जमाने में हुमायूं जितना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था। बाबर भी बहुत पढ़ा लिखा था और बाबर एक ऐसा, उस जमाने का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपना जीवन चरित्र अर्थात बायोग्राफी खुद ही लिखा है। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबरनामा को किसने लिखा। बाबरनामा, तो इसको लिखने वाला है आपका कौन? बाबर, या फिर बाबर नहीं कह करके कहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसी का नाम है, इसी का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्योंकि जब बाबर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया तो उसने अपना अभिषेक ताज जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से करवाया। ठीक है, तो बाबरनामा नामक पुस्तक जो है आपका बाबर के द्वारा लिखा गया। इसने अपना जीवन चरित्र अर्थात ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखा। ठीक है, यह एक ऐसा योद्धा था। उसके बाद जब हुमायूं का दौर शुरू होता है 1530 ईस्वी में, तो हुमायूं बहुत ही योग्य शासक था। इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनने का बातों पर विशेष जिक्र दिया। इसने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। यह अधिकतर चाहता था कि युद्ध करने के बजाय बातचीत करके ही अगर संभाल लिया जाए मुद्दे को तो फिर युद्ध करने का आवश्यकता ही क्या था। समय गुजरता जाता है, 1523, 1532 ऐसा ही टाइम पास होते जाता है, गुजरते जाता है। 1538 का दौर आता है और उस समय हमारे बिहार के सासाराम का जमींदार का बेटा, जिस जमींदार का नाम था हसन खान, ठीक है, और उसका इकलौता पुत्र था जिसका नाम था, आगे चलकर उसका नाम हो गया शेर शाह सूरी, लेकिन बचपन का नाम उसका था फरीद खान। ठीक है, तो फरीद खान ने, देखिए हुआ क्या था ना कि लगभग 1534-35 का दौर रहा होगा और फरीद खान उस समय मध्य 17 या फिर 16 साल का रहा होगा। अपने घोड़े पर सवार होकर के और सासाराम की जंगली इलाकों में घूमने का और शिकार, चूंकि शिकार करना उस जमाने में बहुत ही अधिक लोकप्रिय था। वो एक जमींदार का बेटा था और अपने घोड़े पर बैठ करके फरीद खान शिकार के लिए निकल गया। होता क्या है कि कुछ ही दूर गया होगा कि सामने एक शेर आ गया। ठीक है, जब शेर आ गया और शेर उस पर गुराने लगा तो फरीद खान ने सोचा कि अब यहां से अगर पीछे हम मुड़ करके पीठ दिखा करके अगर भागते हैं तो शेर से बहुत अधिक तेज हम भाग नहीं पाएंगे। मेरा हौस में इतना कैपेसिटी नहीं है कि शेर से आगे निकल जाए, और आगे जाते हैं तो शेर खड़ा है, इससे बेटर यह होगा, पीठ दिखाने से अच्छा रहेगा कि उसको हम अपने छाती पर उसकी वार को ले सहन करें। तो फरीद खान ने किया क्या
शेर जैसे उस पर अटैक किया, अभी ऊपर में ही हवा में ही था शेर, क्योंकि हवा में ही फरीद खान ने शेर को अपनी तलवार निकाल करके इस तरह से वार किया कि शेर निम्नलिखित 2 भागों में बट गया। उसका सर का धड़ कहीं और निकल गया और पीछे बैक साइड कहीं और, 2 भागों में बराबर बराबर भागों में बट गया शेर का पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी। और तभी से फरीद खान को शेर खान के नाम से जाने जाने लगा। शेर शाह सूरी। बचपन का नाम था इसका फरीद खान, बचपन का नाम है, ठीक है। और इसका बाप का नाम था हसन खान। ठीक है, फरीद खान जो है शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था और इसके बाप का नाम था हसन खान। जब 2 बराबर भागों में शेर को बांट दिया एक ही बार से, तब जाकर के इसका नाम हो गया शेर खान। ठीक है, तो टाइम, समय किसी का प्रतीक्षा थोड़े करता है भला। समय गुजरता गया, 1538 का टाइम आया। 1538, जब 1538 का समय आया तो शेर खान ने अपनी फौज लेकर के दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और उसने कहा कि हुमायूं की सेना से हमें सीधा मुकाबला करना है। अपनी सेना को ऑर्डर दिया, मात्र सेना के कुछ टुकड़े को लेकर के, और हुमायूं के सामने युद्ध के लिए रवाना हुआ। युद्ध में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो होती है साहस, बल और धैर्य। सामने लाख फोर्स है, क्या मायने रखता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेजर चांदपुरी का कहानी कि हमारे भारतीय सेना मात्र 120 थी और पाकिस्तान की सेना 6000 थी। 100 टैंक था उनके पास, पर फिर भी 120 सेना को का जो कमांडर थे मेजर चांदपुरी कितना अच्छे से हैंडल किए। वो अलग बात है कि वो शहीद हो जाते हैं युद्ध में, परंतु उन्होंने अपना पीठ दिखा कर पीछे तो नहीं हटे उस युद्ध से। इसे कहा जाता है धैर्य और विवेक, माइंड से काम करना चाहिए, वरना बिना सूझबूझ का आप किसी से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। युद्ध जीतने के लिए माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट काज करती है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1538 ईस्वी में शेर खान ने अपनी सेना को, फौज को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हुए और इस युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी से पूरी तरह से पराजित होता है। इसे हम लोग चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं, वार ऑफ चौसा। जब इस युद्ध में शेर खान पूरी तरह से विजयी होता है, हुमायूं को 2 राज्य इसके अंडर कंट्रोल से हट जाता है। 2 साल के बाद शेर खान अपने पुनः सासाराम आ जाता है और 2 सालों के बाद फिर से शेर खान दिल्ली सल्तनत पर, पूरे इंडिया का राजा बनने के लिए दिल्ली सल्तनत पर जाकर के अटैक किया और अटैक भी किया और युद्ध में पूरी तरह से जीता भी। इसको हम लोग सरहंद का युद्ध के नाम से जानते हैं। 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ सरहिंद। अंडरस्टैंड, इस युद्ध में बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसे पूरी तरह से पराजित होना पड़ा और इस युद्ध में हुमायूं जो पराजित तो हो गया, शेर खान ने पूरी तरह से विजयी रहा और शेर खान उसको गद्दी पर से पलट करके उसका सर कलम ही करने वाला था कि हुमायूं किसी तरह से उसके हाथों से छूट करके, जैसे मुंह से निवाला कभी कभी छूट करके नीचे गिर जाता है, उसके हाथों से छूट करके और हुमायूं वहां से भाग गया। जब हुमायूं वहां से भाग गया,
उसके हाथों से छूट करके। तो होता क्या है कि शेर शाह सूरी ने अपनी मोहम्मद शेर शाह सूरी के नाम से अपना दिल्ली सल्तनत का ताज अपने सर पर सजाता है और वहाँ से शेर शाह सूरी वंश की स्थापना करता है और वहाँ से सूरी की साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। और ये आदेश देता है अपनी फौज को कि कहीं भी जिंदा या मुर्दा कोई भी व्यक्ति अगर हुमायूं को मेरे सामने पेश करेगा, हम उसको हीरे जवाहरात सोना चांदी से तौल देंगे। दिन रात उसको दिन में लालटेन लेकर के हुमायूं को ढूंढने लगे लोग, और हुमायूं जो है वहां से भाग करके और जा करके अपने दोस्त पीर के यहाँ अफगानिस्तान में भाग जाता है। यहाँ से इस युद्ध में जैसे ही हुमायूं हारता है कि अफगानिस्तान में जा करके अपने दोस्त के यहाँ छिप जाता है। और यहाँ इंडिया में इसे ऐसी कोई जंगल नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसी कोई मांद नहीं, ऐसी कोई पहाड़ नहीं, मैदान नहीं, घर नहीं जिसमें हुमायूं को ढूंढा न गया हो। क्योंकि जिंदा या मुर्दा लाने के लिए शेर शाह सूरी ने अपनी सारी फौज से कह दिया था, ऐसा ऐलान ही करवा दिया था शेर शाह सूरी ने कि कोई भी व्यक्ति जिंदा या मुर्दा इसके सामने पेश करे, उसको सोना चांदी हीरा जवाहरात से तौल दिया जाएगा। भला रुपया पैसा हीरा जवाहरात सोना चांदी किसको काटता है? सभी लोग पैसे की लालच में इसे ढूंढने लगे, यूं ढूंढने लगे, दिन में लालटेन लेकर के उसको ढूंढने लगे। पर ये इंडिया से भाग करके अफगानिस्तान में चला गया। और हुआ क्या कि उस अफगानिस्तान में उसका एक जो दोस्त था पीर, उसकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था हमीदा। नाम क्या था? हमीदा बानो। याद रखिए, क्योंकि हमीदा बानो का हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा ये आपका हिस्ट्री में मायने रखता है। क्योंकि इनके गर्भ से एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जलाल होता है बचपन में, और बड़ा होकर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध होता है और बहुत ही महान सम्राट बनता है। ठीक है, तो हमीदा बानो ये आपका हुमायूं के दोस्त की लड़की हुआ करती थी। तो दोस्त की लड़की, महज सी बात है कि हुमायूं की भी लड़की ही लगती, परंतु मुस्लिम धर्म में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है, ऐसी नहीं देखा जाता है रिलेशन को। क्योंकि वे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को छोड़ करके अपनी बेटी, बहन, मौसी, चाची या फिर कोई भी क्यों न हो, उससे ये लोग क्या करते हैं? निकाह कर लेते हैं। कबूल है तो कबूल है। ठीक है, देखिए जा करके इसी के घर छिपने लगा। यही कहा जाता है कि जिस पतल में खाया जाता है ना, उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। परंतु ये बाबा का जो लड़का था हुमायूं, इसने किया क्या कि जिस पतल में खा रहा था उसी में छेद कर दिया। कैसे? चलिए बतलाते हैं। अपने दोस्त के यहाँ रह रहा था, जीवन बसर गुजारा कर रहा था, और होता क्या है कि वहां पर उसकी लड़की से इश्क मोहब्बत करने लगता है। इतना ही नहीं, उसको अपने प्यार में इस तरह से बहलाता फुसलाता है कि हमीदा बानो को हुमायूं के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि खाना खाते समय हमेशा हुमायूं ही दिखता था। चेहरा आँख खोलती थी तो हुमायूं ही दिखता था, बंद करती थी फिर भी हुमायूं ही दिखता था। उसको ना देखती थी तो बेहद ही परेशान हो जाती थी। इश्क का, प्यार का जो भूत था इतना उसके सर पर चढ़ करके नाचने लगा कि वो पागल सी हो गई और अपने फादर पीर से कही
कि हम हुमायूं से निकाह करना चाहते हैं, मेरा इससे निकाह करवा दीजिए, इसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। अगर आप नहीं करवाइएगा हमारा विवाह, हमारा निकाह इस हुमायूं से, तो हम अपना सर कलम कर लेंगे, मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन इसके बगैर जिंदा रहने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हुमायूं से तब जाकर के हुमायूं का निकाह हमीदा बानो से किया जाता है 1541 ईस्वी में, ठीक है। और 1541 ईस्वी में जब इसका निकाह होता है तब जाकर के हिस्ट्री ही चेंज हो जाती है। यहाँ से जैसे ही हुमायूं 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह करता है कि 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हिस्ट्री का एक बेनाम बादशाह पैदा होता है जिसका नाम अकबर। इसको नाम तो आप जानते ही होंगे, फेस भले ही भूल गए होंगे पर नाम तो पता होगा। हिस्ट्री ही चेंज कर दिया अकबर ने, क्योंकि ये इसके जैसा महान सम्राट न तो कभी पैदा हुआ और न ही कभी होगा। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता का नाम हुमायूं। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट एक हिंदू के राजघराने में होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या कहानी होती है आपको अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि इतिहास बहुत है। अकबर का कहानी यहाँ से शुरू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग।